पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सोयाबीन की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक तकनीक से खेती की जानकारी। सेमिया लता की स्वस्थ पौध की प्राप्ति के लिए नर्सरी तैयार। अच्छी पौध प्राप्त करने हेतु धान की नर्सरी डालते समय ध्यान देने योग्य पहलू। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती लगभग 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, लेकिन इसकी औसत उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। यदि हमारे किसान भाई उसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो इसकी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो सोयाबीन की अधिक उपज लेने वाली किस्में कौन कौन सी हैं तथा उनकी खेती के वैज्ञानिक तकनीक क्या है? जो उत्पादन है वो काफी हद तक मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मौसम यानी कि मुख्य रूप से वर्षा का वितरण, वर्षा की कमी या अधिकता सोयाबीन के उत्पादन को प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सोयाबीन की एक ही किस्म की खेती पूरे खेत में ना करें। सोयाबीन से अच्छा उत्पादन और कम जोखिम के लिए आवश्यक है कि हम सोयाबीन की ज़्यादा से ज़्यादा किस्मों की खेती करें, जिनमें कम समय में पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली किस्में प्रमुख हैं। इनको हम एक साथ लगाएं। कम समय में पकने वाली किस्मों में JS 95-60, जिसको हम JS 95-60 के नाम से जानते हैं, ये किस्म है। इसका दाना बड़ा होता है और 80 से 85 दिन में जो है सोयाबीन पक जाती है। इसके बाद इससे 5 दिन ज़्यादा में पकने वाली किस्म है JS 93-05। इस किस्म को पकने की अवधि 85 से 90 दिन है। उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। जब हमें लगता है कि वर्षा की अवधि कम है, वर्षा काल कम है, तब इनकी खेती करना चाहिए। यदि हम किसी कारण से बुआई में देरी करते हैं तो भी हम इन किस्मों की खेती कर सकते हैं। मध्यम समय में पकने वाली किस्में जो लगभग 100 से 105 दिन में पकती हैं, इनमें JS 335, JS 9752, NRC 37 ये किस्में प्रमुख हैं। इन किस्मों की हम खेती कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जोखिम को कम करते हुए अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इन मध्यम समय में पकने वाली किस्मों के साथ साथ हमें कम समय में पकने वाली किस्मों की भी खेती करना चाहिए। यदि किसी कारण से वर्षा काल जल्दी खत्म हो जाता है तो कम समय में पकने वाली किस्मों से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, और यदि वर्षा काल अधिक समय तक चला तो हमें जो कम समय में पकने वाली किस्में हैं वो अच्छा उत्पादन नहीं देगी, लेकिन जो अधिक या मध्यम समय में पकने वाली किस्में हैं उनसे हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन किस्मों के चुनाव के बाद बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें। यदि 70% औसत अंकुरण होता है तो बीज का आप उपयोग बोने के लिए कर सकते हैं। यदि अंकुरण कम होता है तो फिर हमें बीज की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब बात की जाए बीज की मात्रा की, तो यदि आप बड़े दाने वाली किस्मों का चयन करते हैं जिनके 100 दानों का वजन 14 ग्राम या अधिक होता है, उनके लिए 100 से 115 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर मध्य आकार के दानों वाली किस्मों का चयन करते हैं, तथा जिनके दानों का वजन 10 से 13 ग्राम होता है उसके लिए 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा छोटे दाने वाली किस्मों का चयन किया जाता है, तथा उनके 100 दाने का वजन 8 से 10 ग्राम होता है उसके लिए 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। अब बात करते हैं बीजोपचार की।
बीज बोने के पूर्व बीज का उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए आप फफूंदनाशक दवाइयों का इस्तेमाल अवश्य करें। फफूंदनाशक दवाइयों में ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक जैविक फफूंदनाशक, जिसकी 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, अथवा कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपयोग करें। इस फफूंदनाशक से उपयोग करने के बाद में राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम व PSB कल्चर 5 ग्राम से प्रति किलो बीज को अवश्य उपचारित कर लें। इसके बाद बीज को छाया में सुखाएं और उपचारित करने के 6 घंटे के अंदर बीजों की बुवाई अवश्य कर दें। अब आइए बात करते हैं बुवाई विधि की। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई कतारों में करनी चाहिए, जिसके लिए सीड ड्रिल या तिपन यंत्र का प्रयोग करें। बुवाई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। सामान्यतः अच्छी पैदावार के लिए 4 से 4.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। यदि हमारे पास मिट्टी परीक्षण की सुविधा है तो अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसके आधार पर ही खेत में उर्वरकों का उपयोग करें। यदि हम किसी कारण से मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पा रहे हैं तो बोते समय बीज के नीचे DAP का उपयोग कर सकते हैं। DAP 133 किलो प्रति हेक्टर और उसके साथ साथ करीब 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। यदि हम इनका उपयोग न करना चाहें तो हम 188 किलो NPK 12-32-16 का प्रति हेक्टर उपयोग कर सकते हैं, अथवा फिर हम यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल प्रबंधन की। सोयाबीन की फसल को साधारणतया सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि बीच में लंबा सूखा काल हो तो प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज अंकुरणवान, वृद्धि, पुष्पम व फली बनने की अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। इन अवस्थाओं में पानी की कमी से उत्पादन में 50% तक की कमी आ सकती है। बोने के लगभग 15-20 दिनों बाद आप अगर हो सके तो इसमें डोरा चलाएं। खरपतवार नाशकों का उपयोग अत्यंत आवश्यकता होने पर ही करें, अन्यथा डोरा चलाकर या हाथ से निंदाई गुड़ाई कर आप सोयाबीन की फसल को अच्छा रख सकते हैं। इस तरह आप सही किस्म का चुनाव करके और बीजोपचार करके अच्छा उत्पादन सोयाबीन से प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई सेमिया लता की खेती बीज उत्पादन और लाख कीट पालन के लिए करते हैं, और जो किसान इस वर्ष अपनी इसकी खेती भी करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय चल रहा है। तो इसकी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें, आइए जानते हैं भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची के विषय विशेषज्ञ दिलीप कुमार से। किसान भाइयों, आज हम लोग एक झाड़ीदार पौधा जिस पर लाख का खेती बहुत ही अच्छा तरीका से किया जाता है, जिसका नाम है फ्लेमेंजिया सेमिया लता, जिसको हम लोग हिंदी में सेमिया लता भी बोलते हैं। इस पौधे पर लाख का खेती, खास करके कुसमी लाख का खेती बहुत अच्छा तरीका से किया जाता है और इसमें ज़्यादा फायदा भी होता है। किसान भाइयों, सेमिया लता के स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए आप नर्सरी किस स्थान पर बनाएंगे और पौध को उगाने के लिए मिश्रण किस प्रकार से तैयार करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर नर्सरी तैयार करना है वो जगह छायादार हो, जहां पर पेड़ पौधे हो और वहां पर बहुत धूप नहीं लगता हो, उस जगह का चुनाव करेंगे। और नीचे का जो जमीन है, जो स्थल है, वो उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद से कि 1 भाग मट्टी, 1 भाग खाद, गोबर का सड़ा हुआ खाद और 1 भाग बालू,
तीनों को अच्छा से मिश्रण बना लेंगे। खाद को भी पीट करके अगर महीन कर लेंगे तो तीनों का मिक्सचर बनाने में आसानी होगा। दीमक से बचाव करने के लिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक छोटा सा बैग में अगर 5 ग्राम अगर क्लोरोपाइरोफास या डुर्सभान जो दवा आती है उसका पाउडर या उसका लिक्विड थोड़ा सा डाल दें तो इससे दीमक से बचाव हो जाता है। तो ये हमें कर लेना है। ये हमारा हो गया कि मिट्टी का तैयारी। पौधों को शुरुआती अवस्था में रोगों और कीटों से बचाव के लिए इसके बीजों को विभिन्न रासायनिक दवाओं से उपचारित करना पड़ता है। तो आप इसके बीजों को किस तरह से और कौन से रसायन से उपचारित करें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। सेमिया लता का बीज लेते हैं, बीज का भी उपचार करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि सेमिया लता के बीज को रात में फुला देते हैं। एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं और मिट्टी के बर्तन में पानी डाल करके उसमें 1 किलो बीज डाल देते हैं और 2 से 2 ग्राम बेवेस्टीन पाउडर लेकर के उसमें घोल देते हैं। इसके बाद से फिर उसको सुबह में उस बीज को निकाल करके उसको छाया में सुखा लेते हैं, फिर ले जा करके शाम के समय ट्यूब में डालते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी का मिश्रण और बीज उपचार करने के बाद बीजों की बुवाई कैसे करना है और बुवाई के बाद नर्सरी की देखरेख किस प्रकार से करनी है, आइए जानते हैं। तो पोली ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं कि 4 इंची बाई 6 इंची का पोली ट्यूब ले करके उसमें कम से कम 4-5 जगह सुआ से या कोई चीज से छिद्र कर देते हैं ताकि पानी जो है आसानी से उससे निकल जाए। और उस ट्यूब को पहले हम लोग जैसा कि दिखाई दे रहा है उसका पहले भराई करते हैं। मट्टी डाल करके पूरा जो मिक्सचर है उसको डाल करके उसको भर देते हैं। भरने के बाद फिर इसको एक कतारबद्ध में देखे होंगे कि छोटा छोटा जो है हमारा जो है मट्टी का जो भरा हुआ है पोली ट्यूब, ये 10 का ये रखते हैं। 1 मीटर में 10 ट्यूब आ जाता है और इसका लंबाई हम लोग 10 मीटर रखते हैं। इससे क्या होता है कि कम से कम 1500 ट्यूब जो है एक हमारा बेड में अट जाता है। बैठाने के बाद फिर जब हमारा मट्टी थोड़ा सा सूख जाता है तो सूखने के बाद से फिर हम क्या करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सेमिया लता का बीज है, इसमें देखे होंगे कि एक हरा रंग के ऊपर एक खास तरह का ब्लू स्टोन के तरफ से या कैट आई के तरफ से एक खास तरह का लकीर होता है। उस तरह का बीज का पहचान करते हैं और उसको एक एक ट्यूब में डाल देते हैं। और डालने के बाद से फिर शाम के समय में पानी से, झरना से या पाइप लगा हुआ किसी पानी से उसको पटा देते हैं और ये पटाई हम लगातार करते हैं। 8 दिन के बाद उसमें से 2 पत्ता निकलता है और हम देखेंगे कि खास करके हमारा जहाँ पर बेड में हमारा जो जहाँ पर हम सेमिया लता का बीजारोपण किए हैं वहाँ में उस पोली ट्यूब में बहुत सारे जो बरसाती घास है जो पानी पा करके जन्म जाता है, उसको फिर हमें 1 हफ्ता के बाद से उसका निकाई गुड़ाई करना प्रारंभ कर देना चाहिए ताकि हमारा जो सेमिया लता का पौधा है उसको खाद ज़्यादा मिले, पानी ज़्यादा मिले और उसको जो है अच्छा अगर खाद और पानी मिलेगा तो वो हमारा पौधा ताकतवर के रूप में निकलेगा और मरेगा नहीं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और हमारे जो किसान भाई इस मौसम में धान की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय धान की नर्सरी डालने के लिए उपयुक्त चल रहा है।
तो आप स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए धान की नर्सरी किस विधि से डालें तथा नर्सरी डालते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जल्दी तैयार होने वाली किस्में उपस्थित हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो अमूमन 115 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और ये इन ज़मीनों के लिए जहाँ पे कि पानी की अधिकता नहीं है, कमी है पानी की, वहाँ के लिए अच्छी उपज दे जाती है। अब बात करें मध्यम या छिछले ज़मीन के लिए, तो इसमें अमूमन अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप मध्यम से देरी अवधि वाले किस्मों को ले सकते हैं जिनकी उपज अधिक होती है। चयन एवं बीज की मात्रा। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और अगर जिन किसान भाइयों के पास उसर खेत है, उनके नर्सरी हेतु बीज की मात्रा 1.25 गुनी करनी चाहिए। बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज की खरीदारी किसी प्रमाणित संस्था से ही करें या फिर यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो बीज को अवश्य ही उपचारित कर लें। इसके लिए कार्बेंडाइजम या थीरम से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। नर्सरी की तैयारी मृदा, सिंचाई, जल की उपलब्धता, अन्य समसामयिक कार्यों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार धान की नर्सरी मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। वेट नर्सरी, जिसे गीली विधि नर्सरी भी कहते हैं, दूसरी ड्राई नर्सरी यानी कि सूखी नर्सरी तथा तीसरी डेपांग नर्सरी, जिसे मैट नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है। 2 परिस्थितियों में जहाँ पे कि पानी की बहुतायत हो, पानी की अच्छी खासी व्यवस्था हो आपके पास, तो आप वेटलैंड तरीके से भी नर्सरी को लगा सकते हैं। जहाँ पे जैसे हम ज़मीन का कदवा करते हैं, इसी तरह से आप ज़मीन को तैयार कर लें, कदवा करके पाटा लगा लें और उसमें फिर जो अंकुरित बीज हैं, अंकुरन करने के लिए आप 24 घंटे पानी में बीज को फुला लें। उसके बाद एक गीले बोरे में लपेट के उसको फिर अगले 48 घंटे के लिए छोड़ दें तो सारा का सारा बीज अंकुरित हो जाता है। उसको निकाल के और फिर इनके ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं कदवा किए हुए ज़मीन पे, जो अमूमन किसान भाई जानते हैं गीली विधि है ये तैयार करने की। ये इस विधि से आप जल्दी भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि पानी अगर आपके पास है तो ये बिचड़े बहुत सुडौल, बहुत अच्छे बीज तैयार होते हैं। इस विधि में प्राय नर्सरी उन स्थानों पर की जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधा बहुत कम रहती है। इसके लिए पहले खेत की 3 से 4 जुताइयां करके उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं तथा खेत में खरपतवार एवं पिछली फसल के अवशेष को निकालकर खेत को पूरी तरह साफ कर देते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद को अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देते हैं। तैयार किए गए खेत में 1.25 मीटर चौड़ी, 8 मीटर लंबी तथा भूमि से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेते हैं
2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी जल निकास हेतु नाली छोड़ दी जाती है। इस प्रकार बनी क्यारियों में 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनी कतारों में 2 सेंटीमीटर गहराई पर पहले से भिगोकर अंकुरित किए बीजों की बुआई की जाती है। बुआई के समय ये ध्यान देना चाहिए कि बीज अच्छी प्रकार मिट्टी से ढक जाए। इसके बाद बनी हुई नालियों द्वारा क्यारियों की सिंचाई करनी चाहिए। इस विधि में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुआई के बाद 4-5 दिनों तक क्यारियों के ऊपर पानी की हल्की परत बनी रहे। कल इस अंश को जारी रखते हुए बताएंगे धान की मैट नर्सरी के तैयार करने के तकनीक के बारे में। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खिरकाई जिला भिंड के कृषक जगमोहन किरार ने। यह पशुओं में होने वाले गलघोंटू रोग के कारण, लक्षण और बचाव उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन किरार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको गलघोंटू रोग जो कि एक बहुत ही घातक रोग है, जानवरों में बहुत अधिक मृत्यु दर पाई जाती है, इसके बारे में बताऊंगा। गलघोंटू या जिसको अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, यह एक जीवाणु के द्वारा पास्चुरेला मल्टोसिडा जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग मुख्य रूप से गाय और भैंसों में पाया जाता है। ऐसे गाय या भैंस जो कि कमजोर हो जाते हैं उसमें पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 6 माह से लेकर 2 साल तक के बछड़ों में मुख्य रूप से पाया जाता है और ऐसे जानवरों में पाया जाता है जो कि कमजोर हो जाते हैं या अत्यधिक तनाव में रहते हैं और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे जानवरों में यह गलघोंटू रोग अधिक फैलता है। गलघोंटू रोग एक जानवर से दूसरे जानवर के संपर्क होने पर फैलता है, संक्रमित चारे का उपयोग करने से फैलता है या संक्रमित पानी के उपयोग से मल मूत्र के द्वारा भी फैल सकता है। पशुपालक भाइयों, गाय और भैंसों में होने वाले गलघोंटू रोग के पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। गलघोंटू से ग्रसित जो जानवर रहता है उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसको बुखार आता है, कपकपी भी आती है, हाँफने लगता है, उसके नाक में से पानी निकलता है, आंख में से पानी निकलता है, लार भी अधिक निकलती है और जानवर जमीन पर लेट जाता है और आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और उसमें से पानी निकलता है। प्रारंभिक अवस्था में उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, उसके बाद गला सूज जाता है और सबसे आखिरी स्टेज में अधिक सूजन के कारण चूंकि उसकी श्वास नली दब जाती है तो घर घर की आवाज़ आती है और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। जानवर मुंह ऊपर करके सांस लेने की कोशिश करता है जैसे कि उसका गला किसी ने घोंट दिया और आखिरी स्टेज में, अंतिम स्टेज में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। किसान भाइयों, गलघोंटू रोग आपकी गाय और भैंसों में ना हो इसके लिए आपको क्या करना है तथा ये रोग रोगी पशु से स्वस्थ पशुओं में नहीं फैले, इसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। प्रश्न होता है कि इससे बचा कैसे जाए। चूंकि यह रोग बहुत घातक है, इसमें मृत्यु दर अधिक से अधिक 98-100% तक मृत्यु पाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि यह बीमारी हमारे फार्म में आए ही ना। इससे बचाव हेतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जानवर तनाव में ना रहें और कमज़ोर ना रहें। चूँकि यह बीमारी बछड़ों में अधिक फैलती है, 6 माह से लेकर 2 साल तक के बछड़ों में रहती है, इसलिए उनका अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए और उनको कमज़ोर होने से बचाना चाहिए। शेड के अंदर कभी भी अधिक संख्या में जानवर एक साथ नहीं बांधना चाहिए और शेड के अंदर अमोनिया गैस नहीं बनना चाहिए जिससे कि जानवर तनाव में आ जाते हैं। सफोकेशन या घुटन टाइप की नहीं होना चाहिए। इससे बचाव हेतु हमें इसका टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। चूँकि यह बीमारी बरसात के दिनों में ही फैलती है, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले मई माह के आखिरी सप्ताह में या जून माह के प्रथम सप्ताह में इसका टीकाकरण 100% जानवरों में हो जाना चाहिए। एक भी जानवर हमारे किसी भी गांव का या सेठ का नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर में टीकाकरण नहीं हुआ है और उस जानवर में बीमारी आती है तो वह बीमारी दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है। गलघोंटू के लक्षण समझ में आते ही तुरंत उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। जानवर को झुंड में से अलग करके किसी खुली जगह में बांधना चाहिए और उसको साफ जगह में बांधना चाहिए, उसको उपचार शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा पास में
आपके जो नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र या विशेषज्ञ पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके अधिक से अधिक जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 घंटे के अंदर उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए, इससे कि आपका पशु बच सके और उसके सही उपचार हो सके। तो गलघोंटू जो कि एक बहुत ही घातक और अधिक मृत्यु दर वाली बीमारी है, इससे जानवरों को बचा सकें। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोंगरपुर जिला मुरैना के कृषक प्रदीप शर्मा ने। यह सब सॉइलर हल की विशेषता एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको सब सॉइलर के बारे में जानकारी दूंगा। सब सॉइलर की उपयोगिता और महत्व बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उपकरण जब हम इस्तेमाल करते हैं तब इसकी गहराई इतनी अंदर जाती है जिसकी वजह से खेत के ऊपर जो नीचे की लेवल पे हार्ड पैन जमा होता है मिट्टी का, वहाँ पानी उतर नहीं पाता। लेकिन इसकी गहराई 3 फीट होने की वजह से, 3 फीट नीचे जाने की वजह से पानी जो ज़्यादा आता है वो उसमें अंदर उतर जाता है। और अगर बरसात कम होती है तो जो पानी कम आया है वो उसकी नमी को बनाए रखता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग ये भी है कि गहराई में जाने की वजह से उसकी जड़ें भी, जो सोयाबीन है या अन्य फसलें हैं, उनकी जड़ें गहराई तक जाती है, जिससे उनका पेड़ का पोषण बहुत अच्छा मिलता है और जिसकी वजह से ही उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल हमें साल में केवल 3 साल में एक बार करना होता है, जिससे फसल की उत्पादन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया गया है। रीवा में हमने इसका इस्तेमाल किया है, उज्जैन में इस्तेमाल किया है, इंदौर में इस्तेमाल किया है। फसल लगभग दुगनी प्रोडक्शन हमने पाया है सोयाबीन में स्पेशली। किसान भाइयों, सब सॉइलर हल से खेत की जुताई करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है तथा इसके द्वारा खेत की जुताई किस तरह से की जाती है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसका इस्तेमाल करने के लिए मई महीना सबसे उपयुक्त है। बुआई के 1 महीना पहले यानी जून में जनरली हम सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम मई में कर सकते हैं। मई में आपको बिना किसी तैयारी के इसको बस खेत में 1 मीटर के डिस्टेंस पे चलाना है। लाइन लेने के बाद में दूसरी लाइन 1 मीटर के डिस्टेंस पे लेना होती है। सबसे बेहतरीन इसका रिजल्ट पाया गया है उज्जैन में, जहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती थी। पानी खेतों में बहुत जमा हो जाता था बरसात के दिनों में, वो पूरा पानी ज़मीन में उतर जाता है, जिससे कि पानी जमने की समस्या खत्म हो जाती है खेतों में। किसान भाइयों, यदि आप इस सब सॉइलर हल को खरीदना चाहते हैं तो इस यंत्र की कीमत है 8 से 10 हजार रुपए तथा इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको करने के लिए ट्रैक्टर जो है 45 HP भी चल जाता है। वैसे इसके लिए 60 HP रिकमेंड है, लेकिन 45 HP पर भी इसने काम किया है और काफी अच्छा काम किया है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पौध प्राप्त करने हेतु धान की नर्सरी डालते समय ध्यान देने योग्य पहलू, रोटावेटर यंत्र की उपयोगिता और इसका महत्व। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।